हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर आपके सामने आता हूं कुछ इस प्रकार के वीडियोस लेकर, कुछ इस प्रकार के मुद्दों पर, कुछ इस प्रकार के इश्यूज पर जो कि आजकल की जो हमारी न्यूज साइकिल है, जो समाचार हैं, उस पर कब्जा किए हुए हैं और उनको आपको विस्तार से उनका हर पक्ष, हर परिप्रेक्ष्य जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आजकल आप भारत में समाचारों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। शायद मैं ही अपने खुद के लेक्चर्स में कम से कम 10-15 बार तो इसके अलग अलग पक्ष के बारे में बता चुका हूं, या फिर आपने अन्य स्रोतों से भी पढ़ा होगा। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस प्रकार की रस्साकशी भारत में चल रही है, कोर्ट के बीच में और सरकार के बीच में, और जिस प्रकार की पूरी विवाद सामने आ रहे हैं, इस बात की संभावना बहुत कम है कि आपको ये जानकारी ही ना हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर भला क्या है, ये चीज क्या होती है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो हमें कर लेना चाहिए जिसमें मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरा बता दूं, क्योंकि क्या होता है, आजकल न्यूज चल रही है तो ये खबर टुकड़ों टुकड़ों में आती है और कई बार स्टूडेंट्स को इस तरह का कंफ्यूजन होता है कि इन बहुत सारे टुकड़ों को असेंबल करके एक पूरी न्यूज कैसे बनाई जाए। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी। तो आपको ये A to Z, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का A to Z, कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा विवाद क्या है और इसका अब जो अंत हो रहा है, ये अंत कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अगले मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी समझा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा P2I बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 मार्च से शुरू हो रहा है। मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे वाला। AJ लाइव कोड लगा के आपको जुड़ना है। 23,999 रुपए का आपको मिल जाएगा ये कोर्स। 2025, 2026, 2027 में हमारे जो मित्र एग्जाम देने वाले हैं उन सबके लिए ये उपयोगी है। तो आप लोगों को इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन होके मिलेगा और आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की। और साथ के साथ अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आप हमारे साथ आके हमारे कैंपस में रहेंगे, आप हमारे सानिध्य में तैयारी करेंगे और उसके लिए आपसे रहने खाने इत्यादि की कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि कुल मिला के आपको यही फीस देनी है जिसमें आपका पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आज अब तक आप अगर जुड़े नहीं हैं तो आज यार कितना 15 तारीख तो हो ही गई, 20 तारीख की सुबह सुबह बैच शुरू है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, तुरंत जो है इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी चर्चा को, हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा को, कि यार ये आखिर पूरा मामला क्या है। तो देखो, पहली बात ये समझो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसका बहुत सारा खर्चा होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है वो पैसे से चलती है, किसी भी संस्था की तरह। और आप देखते होंगे राजनीतिक पार्टियां बहुत तरह के कार्यक्रम करती हैं, बहुत तरह की रैलियां करती हैं, बहुत तरह का मतलब इस प्रकार के जनसभाएं करती हैं और कई बार लोगों को खाना खिलाती हैं, लोगों की सेवा करती है, कई बार भ्रष्टाचार भी करती हैं, लोगों को पैसे भी बांटती हैं, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन कानूनी या गैर कानूनी किसी भी चीज के लिए राजनीतिक पार्टियों को चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। आप देखते होंगे अलग अलग राजनीतिक पार्टी के बड़े शानदार ऑफिस भी होते हैं, देश के लगभग हर शहर में ऑफिस होते हैं। तो ये ऑफिस बनाना, इन ऑफिसों को चलाना, इनके लिए भी पार्टियों को पैसा चाहिए होता है। अब सवाल यह आता है कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिलता कहां से है। भाई, आप जैसे हम लोगों को पैसा कहां से मिलता है, हमारे घर का भी खर्चा है, उसके लिए हम लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं। आप लोग हो सकता है कोई बिजनेस करते हो, उसमें आपको जो लाभ होता है, जो आपको तनख्वाह मिलती है, उससे आपका घर चलता है। राजनीतिक पार्टी कोई आर्थिक गतिविधि तो करती नहीं है, राजनीतिक पार्टी का कोई बिजनेस भी नहीं होता, राजनीतिक पार्टी कहीं नौकरी भी नहीं करती। तो राजनीतिक पार्टी को पैसा आता कहां से है? इसका सीधा सीधा उत्तर होता है कि आमतौर पे राजनीतिक पार्टी को जो पैसा आता है वो आता है चंदे का पैसा। यानी कि लोग क्या होते हैं, संकल्पना इसकी क्या है कि लोग, राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाएंगी, अपनी विचारधाराओं को जनता तक अभिव्यक्त करेंगी और उसके बाद क्या होगा, अगर जनता उनकी विचारधारा से प्रभावित होगी,
फिर मान लीजिए मुझे किसी पार्टी ने आके बताया कि वो देश के लिए ऐसा ऐसा ये काम करना चाहते हैं, अगर मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगेगी तो मैं थोड़ा सा चंदा, जितना भी मेरी सामर्थ्य होगी, तो किसी की सामर्थ्य 10 रुपए हो सकती है, किसी की सामर्थ्य 10 करोड़ रुपए हो सकती है, भाई सबकी सामर्थ्य अलग अलग संभव है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उसको विचारधारा के आधार पर चंदा दूंगा। ठीक है। राजनीतिक पार्टी का जो वित्त पोषण का जो एक उसके फाइनेंसिंग का तरीका सोचा गया, वो यही सोचा गया कि अलग अलग प्रकार के लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देंगे, जिससे राजनीतिक पार्टी को पैसा मिलेगा। आमतौर पे बड़ा नोबल थॉट था, बड़ा ही एक आदर्शवादी विचार था कि यार मान लीजिए आप कहीं छात्र हैं, आप कोई मजदूर हैं और आपको लगता है कि यार ये पार्टी मजदूरों के हित में काम करेगी, तो आपने देखा भी होगा आजादी के पहले गांधी जी के कहने पे कांग्रेस पार्टी को लोग अपनी औरतें अपने जेवर उतार के दे दिया करती थी, मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी दे दिया करते थे, वगैरह वगैरह। ये सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। वो जमाना अलग था। आजादी मिली, देश में वो एक नोबल थॉट तो चला गया कि भैया अब हमें आजादी के लिए लड़ना है। अब राजनीतिक पार्टियों का काम हो गया सरकार को चलाना, और उससे भी इंपॉर्टेंट काम हो गया सरकार को बनाना कि भैया राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विल टू पावर। कि राजनीतिक पार्टियां प्रयास करती हैं कि हम सरकार बनाएं। सरकार बनाने के लिए उनको चुनाव लड़ने पड़ते हैं, और यह बात तो आप सभी जानते हैं, मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव लड़ना एक बहुत ज्यादा खर्चीला काम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखते हैं किसी भी चुनाव में राजनेता हेलीकॉप्टर से जा जाके रैलियां करते हैं, है ना। आपने देखा होगा हर जगह पैम्फलेट बंटते हैं, नेताओं के बड़े बड़े कटआउट लगते हैं, जनसभाएं होती हैं, स्टेडियम बुक होते हैं। तो ये सब फ्री में थोड़ा ना होता है यार, इन सब के पैसे लगते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी कई बार इंडोर्स करने आते हैं, तो भाई वो फ्री में नहीं आते, वो भी पैसे लेते हैं। आप जो है अपने फुल पेज विज्ञापन देते हैं, आपने देखा होगा। जैसे भाई हम क्योंकि स्टडी आईक्यू एक संस्थान के तौर पे हम अपने बिजनेस के लिए अपना विज्ञापन देते हैं, तो हम जानते हैं ये विज्ञापन कितने महंगे पड़ते हैं। लेकिन देश के सारे अखबारों में राजनीतिक दल जो है अपने बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, रेडियो पे विज्ञापन चलते रहते हैं। तो चुनाव जो है, चुनाव का एक बेहद ज्यादा खर्चा है। तो अब क्या हुआ, तो ये चुनाव का खर्चा जो है ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। राजनीतिक पार्टियों को बहुत सारा पैसा चुनाव के लिए खर्च करना पड़ता है, और यहां पर धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी खर्च बढ़ता गया, और सामान्य तौर पे भी हमारे जो सार्वजनिक जीवन है उस पर आदर्शवाद चला गया, थोड़ा भ्रष्टाचार आ गया, तो एक चीज शुरू हुई जिसको हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है बेटा? क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? जहां पे सरकार क्या करती है, कुछ उद्योगपतियों से, या सरकार छोड़िए कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ उद्योगपतियों से सांठगांठ कर लेती है। तो वो सरकार ये कहती है, या राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं देंगे, ये दुनिया भर के जो सरकारी ठेके होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सब हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी इंडस्ट्री में टैक्स कम कर देंगे, मतलब तुम्हें हम करोड़ों अरबों रुपए का फायदा पहुंचा देंगे। उसके बदले में तुम्हें हमारी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देना पड़ेगा, तुम जो है मदद करो ताकि हमारी राजनीतिक पार्टी जो है उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और वो इस पैसे के जरिए चुनाव जीत पाए। ठीक है, ये सीधा सीधा क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल भारत में शुरू हो गया। आप ये मान सकते हो रफली 1970 का दशक जो था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब से आप ये मान सकते हो कि ये जो एक भारत में परंपरा थी क्रोनी कैपिटलिज्म की, ये उस समय से शुरू हुई इंदिरा गांधी की सरकार से। ठीक है, तो भाई ये परंपरा शुरू हुई, ये बढ़ती चली गई। अब उसके लिए भारत में नियम बनाया गया कि भारत में नियम क्या था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा लेती है तो उसको निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा कि यह चंदा किसने दिया है। ठीक है, और उसका स्रोत बताना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए राजनीतिक पार्टी को मैं 20,000 रुपए का चंदा देता हूं, तो राजनीतिक पार्टी को बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि ये वाला चंदा हमें अतुल जैन ने दिया है, ये अगर वो 20,000 रुपए या उससे अधिक है। तो राजनीतिक पार्टियां क्या करने लगी, करोड़ों रुपए के चंदे लेती थी, लेकिन लेती कैसे थी? वो लेती थी 19,900 रुपए के चेक में, या 19,900 रुपए के कैश कंट्रीब्यूशन में। आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियां अक्सर कहती थी कि भाई उनके जो डोनेशन होते थे, अकाउंट आप उनके देखेंगे तो 19,900 रुपए पता नहीं कितनी बार जमा होते थे, ताकि वो 20,000 की इस सीमा से बचे रहें। तो धीरे धीरे इसमें एक जो समस्या समझ में आने लगी वो क्या था कि उद्योगपति क्या करने लगे, अपना ब्लैक मनी, जो उनका काला धन होता था, वो नकद के माध्यम से राजनीतिक दलों को देने लगे।
ठीक है, एक नकद के माध्यम से राजनीतिक दलों को पैसा मिलने लगा। 90 के दशक में ऐसे कई सारे घोटाले पकड़ में आए। जैसे एक टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, सुखराम उनका नाम होता था, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता थे। उनके घर पे छापा मारा गया एक बार, इनकम टैक्स ने किसी ने छापा मारा। तो उनके घर से बड़ी मशहूर कहानी थी उस समय की, मैं बच्चा था तो उस समय बड़ी मशहूर कहानी थी कि उनके पलंग में गद्दे के नीचे नोट, बाथरूम में फ्लश में नोट्स और हर जगह करेंसी नोट मिले। और सुखराम ने यही कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये तो मैं जो है मेरे को पार्टी में डोनेशन के लिए मैंने इकट्ठा किया है। ठीक है, ये अब पंडित सुखराम जी ने कहा। बहुत बड़े नेता थे सुखराम जी, अब तो उनका देहांत हो गया, तो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा। तो यानी कि एक जो समस्या थी वो खुल के मुखर तौर पे सामने आने लगी कि यार किस तरह से राजनीतिक पार्टियां बेसिकली नकद में चंदा दे रही हैं। और अब ये व्हाइट मनी तो नहीं हो सकता, जिसके घर में गद्दों के नीचे नोट बिछे हुए हैं वो व्हाइट मनी तो होगा नहीं, वो किसी ना किसी का ब्लैक मनी ही होगा जो उसने नकद के माध्यम से दे दिया। ठीक है, तो ये ब्लैक मनी की समस्या जो है, इस पे हमेशा बात होती रही कि भारत के चुनाव जो है पूरी तरह से ब्लैक मनी से चलते हैं, भारत के राजनीतिक दल पूरी तरह से ब्लैक मनी से चलते हैं, ये चर्चा होती रही। तो इसमें सुधार के उद्देश्य से 2017 में भारत सरकार जो है एक बड़ा अनोखा कानून लेकर आई, एक बड़ा अनोखा प्रावधान लेकर आई, जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो भारत सरकार ने एक नए प्रकार के बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड। 2017 में अरुण जेटली साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया, अब उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने ये कहा कि हम प्रयास ये कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है वो व्हाइट मनी में मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ब्लैक मनी ज्यादा बड़ा एक काला धन जो है, काला धन क्या होता है, ऐसा पैसा जिसके बारे में आपने इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताया है। तो काला धन सामान्य तौर पर कैश में ही होता है। तो जेटली साहब का या फिर उस समय की सरकार का, उस समय भी नरेंद्र मोदी सरकार ही थी, पहली वाली नरेंद्र मोदी सरकार 14 से 19 तक जो थी, तो उस सरकार का लक्ष्य यह था, उन्होंने टारगेट यह बताया संसद को कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना हम इसलिए लेकर आए हैं कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहा है और वो अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है। कि कई बार क्या होता है, लोग बताना नहीं चाहते सार्वजनिक तौर पे, उनको लगता है कि अगर मैं विपक्षी पार्टी को चंदा दूंगा तो सत्ता पक्ष की पार्टी जो है मेरे को परेशान कर सकती है। या फिर आमतौर पर मतलब है, मैं नहीं बताना चाहता कि मैंने किस पार्टी को चंदा दिया, तो अगर मैं 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा देता हूं तब तो मेरी पहचान सार्वजनिक हो जाती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में नागरिकों को यह एक अधिकार दिया गया कि आप अपनी पहचान गुप्त रखते हुए ही, कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पहचान गुप्त रखते हुए आप अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दे सकते हैं। और एक बड़ी बात जो यहां पर जेटली साहब ने कही थी, वो क्या कहा था कि ये सारा पैसा जो होगा ये क्योंकि बैंक में आएगा, ये बैंक के जरिए होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एक कैश का सूटकेस लेके, जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, सूटकेस लेके नेता के घर चले गए, वो नहीं होगा। ये सारा का सारा पैसा क्योंकि बैंक से आएगा इसलिए ये व्हाइट मनी होगा, ये ब्लैक मनी नहीं होगा। इस पैसे को आपको बैंक ट्रांसफर के जरिए ही इससे आप बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये उन्होंने प्रक्रिया इंट्रोड्यूस करी, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया। अब मैं आपको अगले 2 मिनट में समझा दूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है। हो सकता है आप लोगों को इकोनॉमिक्स में बॉन्ड मार्केट समझ में आता हो या ना आता हो, कोई बात नहीं। बॉन्ड मार्केट समझ में आता है फिर तो आप तुरंत ही समझ जाओगे, अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं। बेसिकली ये इंटरेस्ट, जिनको समझ में आता है उनके लिए बता दूं, ये 0 इंटरेस्ट बॉन्ड है। इस पे ब्याज लेना या लाभ कमाना लक्ष्य ही नहीं है, ये कैश कराने के लिए ही बनता है। ये केवल 15 दिन के बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड जो है केवल 15 दिन के हैं, यानी कि अगर आपने आज बॉन्ड खरीदा तो 15 दिन बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन का बॉन्ड है, इस पे कोई ब्याज नहीं होता, 0 ब्याज इस पर मिलता है। तो उसका तरीका क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया में क्या किया गया, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड बनाएगा। और वो बॉन्ड किस किस तरह के होंगे, वो बॉन्ड होंगे या तो हजार रुपए से शुरू होंगे, 1,000 रुपए के हो सकते हैं, 10,000 रुपए के हो सकते हैं, 1 लाख रुपए के हो सकते हैं, 10 लाख रुपए का बॉन्ड हो सकता है। एक बॉन्ड की बात कर रहा हूं,
और 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड हो सकता है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता। इन डिनोमिनेशंस के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एसबीआई बना के तैयार रखेगा। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आज सोचता हूं कि यार मैं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी, अब तो खैर रद्द हो गई है, तो मैं ये प्लान करता हूं कि यार मैं अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को 10,000 रुपए डोनेट करना चाहता हूं। ऐसा मेरा विचार बना। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ 29 शाखाएं थी भारत में जिन पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड बिकते थे, हर जगह नहीं बिकते थे। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी किसी शाखा पे जाऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले मेरा केवाईसी करेगा, यानी कि पहले मेरे से मेरा नाम, मेरा पैन नंबर, ये सब चीजें लेगा, देखेगा कि मैं एक अधिकृत आदमी हूं कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप अपना चेहरा ढक के चला जाऊं, 10,000 रुपए दे दूं और बॉन्ड ले आऊं, ऐसे नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले मेरा केवाईसी करेगा, उसके बाद मेरे से वो 10,000 रुपए लेके वो 10,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, बस एक कागज का टुकड़ा होता है, उस पर लिखा होता है कि आपने 10,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में है उसका है, ठीक है, इसका कोई और मालिक नहीं है। जिसके हाथ में बॉन्ड है उसका ये बॉन्ड माना जाएगा। तो ये 10,000 रुपए का बॉन्ड मैंने ले लिया। अब मैं अपनी पसंदीदा पार्टी को, जिस भी पार्टी को मुझे देना है, मान लीजिए मुझे आम आदमी पार्टी को ये बॉन्ड देना है, तो मैं क्या करूंगा, उनके दफ्तर में इसको कुरियर कर दूंगा, या जाके उनका दफ्तर अगर मेरे आसपास कहीं है तो उनके दफ्तर के लेटर बॉक्स में डालाऊंगा। अब आम आदमी पार्टी को भी मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनको ये बॉन्ड मैंने दिया है। अगर मैं चाहूं तो बता सकता हूं कि देखो भैया ये बॉन्ड लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, और मैं जो हूं तुमको बता रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं अगर चाहूं तो गोपनीय तरीके से उनको कुरियर कर सकता हूं, डाक से भेज सकता हूं, उनको ये बॉन्ड मिल जाएगा, और जो है उनको भी पता नहीं चलेगा कि ये बॉन्ड किसने भेजा है। राजनीतिक दल तक को पता नहीं चलेगा कि बॉन्ड किसने भेजा है। तो मेरी गोपनीयता पूरी तरह से मेंटेन्ड है। मैंने बॉन्ड खरीदा, ये किसको पता है, एसबीआई को पता है, और किसी को नहीं पता। समझ में आया। अब जो भी पार्टी से, मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, वो क्या करेगी, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे, देश भर से लोग भेजेंगे भाई, तो अब वो ऐसे सारे बॉन्ड्स को इकट्ठा करेंगे और वो अपने नजदीकी एक जो दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, वहां पर जाके ये सारे बॉन्ड वो जमा कर देंगे। भाई ये देखो हमें इतने बॉन्ड आए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन बॉन्ड्स को गिनेगा, उनका टोटल करेगा कितने रुपए के बॉन्ड हुए, और उतना पैसा उस पार्टी के अकाउंट में डाल देगा। बात खत्म हो गई, सीधी सीधी बात है। यानी कि मैंने क्योंकि व्हाइट मनी में पैसा दिया, क्योंकि मैंने एसबीआई से बॉन्ड खरीदा है, बैंक से खरीदा है, तो ये व्हाइट मनी है, और पार्टी के अकाउंट में वो इस तरह से चला गया। ये बात स्पष्ट हो गई। तो बॉन्ड की प्रक्रिया ये हो, इस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहां पे आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो यह प्रावधान सरकार ने किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इस तरह से काम करेगा, इस प्रकार से जो है वो उसके जरिए नागरिक जो है लोगों को माफ कीजिएगा, राजनीतिक दलों को चंदा दे पाएंगे। अगर आपने 15 दिन तक उस बॉन्ड को कैश नहीं किया या 15 दिन तक नहीं भेजा, तब वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा, आप उसका पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन अब आप उस बॉन्ड को कोई राजनीतिक पार्टी कैश नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहां पे एक आप आगे का पॉइंट समझाने के लिए आपको एक छोटी सी डिटेल बताता हूं। एसबीआई ने यहां पर यह कहा कि जो व्यक्ति हमसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहा था उसका डेटा हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, जैसे आज अतुल जैन गया उनके पास, अतुल जैन ने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, हर बॉन्ड का एक सीरियल नंबर होता है। तो एसबीआई ने कहा कि हमने क्या कर दिया, एक मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जो बॉन्ड लिया उसका सीरियल नंबर था ABCDE 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ कोड होगा, कोई सीरियल नंबर होगा। तो एसबीआई ने कहा कि हमने एक नॉर्मल सा एक चार्ट बनाया, पेपर बनाया, उस कागज पे व्यक्ति का नाम लिखा कि भाई व्यक्ति का नाम है अतुल जैन, अमाउंट है 10,000 रुपए, और मान लीजिए बॉन्ड का नंबर है ABCDE 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ बॉन्ड का नंबर है। ऐसा बॉन्ड का नंबर लिख के इस डिटेल को हमने एक लिफाफे में डाल के सील करके रख लिया। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कहीं पर भी नहीं करी। ऐसे ही समझ में आया, ऐसे ही जब राजनीतिक पार्टी बॉन्ड को कैश कराने लेके आई तो हमने क्या किया, मान लीजिए आम आदमी पार्टी आई, क्योंकि ये तो किसी और ब्रांच में हुआ होगा, मान लीजिए मैं रहता हूं लखनऊ में, ये काम तो मैंने लखनऊ में किया, पर यह काम दिल्ली में हुआ होगा। तो आम आदमी पार्टी आई तो हमने लिख दिया कि भाई आम आदमी पार्टी को 10,000 रुपए मिले, कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड से, इस वाले इलेक्टोरल बॉन्ड से ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है, यह हमने एक अलग लिफाफे में भर के डिटेल रख दिया। तो जो डोनर्स हैं, जो दाता हैं, उनकी डिटेल लिफाफों में रखी गई, और जो पार्टी है उनकी डिटेल लिफाफों में रखी गई, और फिर ये सारे लिफाफे मुंबई के हेडक्वार्टर में भेज दिए गए। ये सील्ड बॉक्स है, उनमें रखे गए हैं, ये सारा डेटा ऐसे दिया गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।
अब इलेक्टोरल बॉन्ड को कई सारे लोगों ने बहुत मजबूत तरीके से चुनौती दी। इसको लेके बहुत सारी आपत्तियां आई। पहली आपत्ति तो यह है कि यार अगर आप देश में चुनाव की प्रक्रिया को सुधारना चाहते हो तो चुनाव में चंदा देने की प्रक्रिया गोपनीय होनी चाहिए कि खुली होनी चाहिए। भाई गोपनीयता किसी भी देश में हर जगह नुकसानदायक ही होती है। आमतौर पे आप तो ये चाहोगे ना भाई, अगर आप एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हो देश में तो आप ये चाहोगे कि यार चंदा दे रहे हो तो खुल के दो ना यार, छुप के दे रहे हो मतलब आप कुछ ना कुछ तो अपना काम करवाओगे। तो इसको जो है सुप्रीम जैसे ही आया उसके कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई। कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नहीं सुना और आखिरकार 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हां 24 के इलेक्शन के पहले हम इसको सुनेंगे क्योंकि यह क्रिटिकल मामला है। तो कुछ संस्थान है, एक है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर, एक संस्थान है कॉमन कॉज और एक राजनीतिक पार्टी है सीपीआईएम। इन लोगों ने इस पूरे चंदे की प्रक्रिया को चुनौती दी। इनफैक्ट सीपीआईएम इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने कहा था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं लेंगे क्योंकि हमको लगता है कि यह भ्रष्टाचार की जड़ बनेगा। खैर, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती दी। इस मामले को लेकर गहरी सुनवाई हुई, गंभीर सुनवाई हुई और आखिरकार क्या हुआ, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। 5 जजों की बेंच बनी, उसने ऐतिहासिक जजमेंट दिया और उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री तुरंत रोकने को कहा। अच्छा, एक बात यह भी याद रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते थे वो हर समय नहीं मिलते थे। हर साल में 4 बार, आमतौर पर वर्ष में 4 बार, एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में, एक बार जून में और एक बार अक्टूबर में इनकी बिक्री होती थी। ठीक है, 10-10 दिन के लिए ये बेचे जाते थे। पर जिस साल लोकसभा चुनाव होता था उस साल एक्स्ट्रा 30 दिन के लिए बेचे जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को यह सीधा सीधा आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी बिक्री तुरंत रोकी जाए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा यह जजमेंट दे दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए वो बताते हुए मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीजें जो सरकार ने करी थी वो उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हां जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि यार देखो, किसी लोकतंत्र में नागरिक का एक सूचना का अधिकार होता है और नागरिक का सूचना का अधिकार जो है वो उसके मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, सूचना के अधिकार में यह भी आएगा कि यार जो व्यक्ति मेरे सामने प्रत्याशी के तौर पे खड़ा है, जिसको मैं वोट दे रहा हूं, उसकी फंडिंग किसने करी है, उसको पैसा किसने दिया है, कौन से बिजनेस हाउस ने, कौन से व्यक्ति ने उसको पैसा दिया है, यह जानना नागरिक का फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के मूल अधिकार का यह उल्लंघन है। सूचना के मूल अधिकार का यह उल्लंघन है। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां पे भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल गए थे जिरह करने के लिए। उन्होंने एक बार यह कोर्ट में कहा था कि सूचना का अधिकार कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, नागरिकों को हर चीज जानने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो ब्लैक मनी रोकना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्लैक मनी रोकना अच्छी बात है, कोई हम ये नहीं कह रहे कि ब्लैक मनी को मत रोकिए, ब्लैक मनी रोकना एक अच्छा पर्पस है, एक अच्छा कॉज है, लेकिन ब्लैक मनी को रोकने के लिए आप सूचना के मूल अधिकार से समझौता नहीं कर सकते। तो जैसे आपको याद होगा, हर मूल अधिकार पे क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 19 का हिस्सा माना है। सूचना का मूल अधिकार जो है अभिव्यक्ति के अधिकार का इसको हिस्सा माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ब्लैक मनी रोकना एक इसके लिए कि ब्लैक मनी आप रोकना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन यह इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है ना हर फंडामेंटल राइट पे, हर मूल अधिकार पे, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि सिर्फ ब्लैक मनी रोकने के लिए हम नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही। ठीक है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि भाई देखो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। और क्विड प्रो को क्या होता है,
कि तुम मेरा कुछ काम करो, मैं तुम्हारा कुछ काम करूंगा। ये क्विड प्रो को की संस्कृति जो है ये बढ़ेगी कि बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं राजनीतिक दलों को पैसा देंगे और उसके बाद जनता को तो पता चलेगा नहीं, और उसके बाद क्या है, किसी को पता चलेगा नहीं किसने किसको पैसा दिया है, और उसके बाद फिर जब अगर उस पार्टी की सरकार बन गई तो वो राजनीतिक दल का पक्ष लेगी। ये क्विड प्रो को की संस्कृति जो है वो यहां पर बढ़ेगी। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कही, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इसके अलावा सरकार ने, देखिए इसमें कुछ चीजें सरकार ने ऐसी करी जो बड़ी विचित्र थी, बड़ी अजीब थी। जैसे भारत में एक कंपनीज एक्ट के तहत सरकार ने और भी कई सारे नियम बदले। भारत में कंपनीज एक्ट के तहत क्या होता था, एक भारत में कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके तहत क्या है, कंपनियों को राजनीतिक चंदा देने का अधिकार है, लेकिन कोई कंपनी कितना चंदा दे सकती है उस पर सीमा लगाई गई है। उसमें सीमा क्या थी कि कोई भी कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 7.5% से ऊपर जो है, पिछले 3 वर्ष का जो औसत लाभ हो रहा है उसके 7.5% के अंदर ही आप चंदा दे सकते हो। सरकार ने इसको बदल के ये क्लॉज हटा दिया, यानी कि कोई कंपनी जो है अब अपने प्रॉफिट का 100% या उससे भी ज्यादा चंदा दे सकती है। कि भाई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जो घाटे में हैं लेकिन चंदा दिए जा रही हैं बहुत ज्यादा, ऐसी कंपनियां हैं, अभी जो डेटा आया है उसमें ऐसी कंपनियां हैं। इसके अलावा भारत में एक FCRA रूल होते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो आपका जो भी रेगुलेटरी एक्ट जो है FCRA रूल के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में चंदा देने का अधिकार नहीं था। विदेशी कंपनियों को अधिकार नहीं था, क्योंकि यह माना जाता था कि विदेशी कंपनियां अगर चंदा देंगी राजनीतिक पार्टियों को तो वो भारत की राजनीति में दखल देंगी। सरकार ने इस नियम को भी बदल दिया और अब विदेशी कंपनियां भी चंदा दे सकती हैं। तो यह सरकार ने नियम बना दिया। अगर आप इन दोनों को साथ में देखोगे तो सोचिए कितना सिंपल हो गया कि कोई भारतीय उद्योगपति क्या कर सकता है, किसी विदेश में अपनी एक शेल कंपनी बना दे, ऐसी कंपनी जो बस नाम मात्र की है, कागज पे है, कोई मतलब नहीं है, और फिर उस कंपनी के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए किसी राजनीतिक पार्टी को देता रहे और यह जो है कभी रजिस्टर ही नहीं होगा कि यह पैसा किसने दिया है। तो इन दोनों नियमों को सरकार ने बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बदलावों को भी रद्द कर दिया और इन दोनों नियमों को बहाल कर दिया। यह कह दिया कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से रद्द हो गया है, तो इन दोनों नियमों का कोई भी औचित्य नहीं बचेगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या कहा, यहां से एक छोटी सी रस्साकशी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि आप क्या करोगे, जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आपने आज तक बेचे हैं आप उनका सारा डेटा जो है चुनाव आयोग को दोगे। उसके लिए 6 मार्च तक का समय दिया गया कि आप क्या करोगे, 6 मार्च तक ये सारा डेटा ईसी को दोगे, इलेक्शन कमीशन को दोगे, और ईसी जो है फिर 31 मार्च तक उसको अपनी वेबसाइट पे प्रकाशित करेगा। ठीक है, यहां पे एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने करी बड़ी सारी बहानेबाजी। अच्छा, इसमें एक पक्ष और था, इसमें एक पक्ष मैं आपको बताना भूल गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और इसमें कही जो कि बार बार आरोप लगता था कि इसमें इंफॉर्मेशन की असिमेट्री है। कि देखिए आखिरकार किसने चंदा दिया है, ये जानकारी किसके पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और किसी को नहीं पता कि किसने चंदा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अधीन आता है, भारत सरकार का उपक्रम है। यानी कि जो सरकार है, सरकार को हमेशा पता होगा कि चंदा किसने दिया है, विपक्षी दलों को कभी पता नहीं होगा। तो सरकार के पास ये जानकारी जो है, इसमें मतलब ये जानकारी केवल सरकार के पास रहेगी। एसबीआई सरकार को, अभी आप सोचो वित्त मंत्री बुला के एसबीआई से पूछे कि बताओ भैया किस किसने कितना चंदा दिया है, तो क्या वित्त मंत्री, क्या एसबीआई नहीं बताएगा, क्या बताना ही पड़ेगा। तो जानकारी जो है वो केवल सरकार को मिलेगी और सरकार उसका दुरुपयोग कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक आधार इसमें था कि इंफॉर्मेशन जो है सबको बराबर तौर पे नहीं मिली। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा, याद है आपको मैंने क्या बताया था कि 2 जगह ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी, एक तो दाता की इंफॉर्मेशन और एक पार्टी की इंफॉर्मेशन। तो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये 2 अलग अलग बॉक्स में है। यहां पर डोनर की इंफॉर्मेशन है जिसने चंदा दिया, और यहां पर पार्टी की इंफॉर्मेशन है जिसको चंदा मिला। तो एसबीआई ने कहा कि कुल मिला के कुछ 22,000 के आसपास बॉन्ड बिके हैं। इन 22,000 बॉन्ड्स में ये मिलान करने में हमको 3 महीने का टाइम लगेगा,
कि भैया अतुल जैन वाला जो बॉन्ड था फॉर एग्जांपल वो कौन सी पार्टी को गया, ये मिलान करने में हमको 3 महीने लगेंगे। तो एसबीआई 6 मार्च तक डेडलाइन थी, 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि हमको 30 जून तक का समय दीजिए। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, एसबीआई को बहुत डांटा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मिलान मत करो ना, हमें मिलान मत दो, आप हमें यही डेटा दे दो कि किस किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, ठीक है, और दूसरा डेटा सेट ये दे दो कि किस किस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए। आप हमें ये डेटा दे दो, बस आप मिलान मत करो, आपको मिलान करने में लग रहे हैं ना 3 महीने, आप मिलान मत करो। तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप ये डेटा कल तक नहीं दोगे, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और बोला 12 तारीख तक अगर आपने ये डेटा नहीं दिया तो आपको हम अवमानना के मामले में जेल भेज देंगे, ठीक है। तो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन को और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि अब पहले आपकी डेडलाइन 31 तारीख थी, अब वो नहीं है, अब आपको 15 मार्च तक ही ये सारा आंकड़ा पब्लिश करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर। तो अभी भी एसबीआई ने डेटा में थोड़ी गड़बड़ करी है, आपको बताता हूं क्या गड़बड़ करी है। एसबीआई ने जो डेटा चुनाव आयोग को दिया है उसमें क्या दिया, जैसे मान लो मैं अपना वाला एग्जांपल देता हूं, ये खाली उदाहरण है, मैंने कोई बॉन्ड खरीदा नहीं था, कि अतुल जैन ने बॉन्ड खरीदा, ये डेटा दिया है और यह बताया है कि 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, बस ये बताया है। जबकि इस इंफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, बॉन्ड नंबर। वो बॉन्ड नंबर एसबीआई ने नहीं बताया है अभी भी कि ये बॉन्ड नंबर क्या है, ये बात एसबीआई ने अभी तक छुपा के रखी है, अभी भी नहीं बताया। ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों में ये बता दिया, जैसे बीजेपी जो है, बीजेपी को कितने कितने बॉन्ड मिले ये जानकारी मिल गई, पर उन बॉन्ड्स का नंबर क्या है ये यहां पर भी एसबीआई ने छुपा लिया, क्योंकि एसबीआई भले ही इस काम के लिए 3 महीने मांग रहा हो, अगर आप ये डेटा मेरे को दे दोगे मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगा किसने किसको दिया है। इतने सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं एक्सेल शीट वगैरह में, अगर आपके पास बॉन्ड नंबर है तो उस बॉन्ड नंबर का पिवट लगा के आप आराम से क्रिस क्रॉस करके मैच कर सकते हो कि अच्छा अतुल जैन के नाम के नीचे जो बॉन्ड नंबर है वही बॉन्ड नंबर बीजेपी के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है, तो अतुल जैन का बॉन्ड आम आदमी पार्टी को गया है। यह वाली मैचिंग ना हो पाए इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी भी बॉन्ड नंबर का डेटा नहीं दिया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर एसबीआई को डांटा है और कहा है कि भैया ये बॉन्ड नंबर का भी डेटा हमको चाहिए, ये बॉन्ड नंबर का डेटा क्यों छुपा रहे हो, आपके पास जो भी डेटा है सारा दो, ये मत करो कि बॉन्ड नंबर का डेटा नहीं दिया, केवल इस व्यक्ति ने इतने पैसे का चंदा दिया है, ठीक है। खैर अभी तक जो भी आंकड़े आए हैं उससे काफी सारी चीजें पता चली हैं, जैसे मालूम यह चला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब तक जितने भी बॉन्ड मिले हैं उनमें से 47.5% बॉन्ड इस पार्टी को मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पे है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पे है। कुल मिला के 22 कंपनियां ऐसी हैं भारत की जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है। और जो मैं आपको बता रहा था अभी कुछ देर पहले, उनमें से कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं, यहां पर आज मेरे पास एक लिस्ट आई थी अभी कुछ समय पहले ही, तो इसमें इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कई सारी कंपनियां, जैसे सबसे बड़ा चंदा जो दिया वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया। फ्यूचर गेमिंग व होटल सर्विसेज ये एक कंपनी है, पहले लॉटरी कंपनी होती थी ये। इस कंपनी पर ईडी ने छापा मारा था 1-2 साल पहले, कुछ 400 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति इनकी जब्त करी थी। उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, ठीक है। तो एक आंकड़ा क्या कहता है कि पिछले 5 साल में इनका मुनाफा जो है, लाभ इनका केवल 215 करोड़ रुपए है, यानी कि अपने लाभ के लगभग 6 गुना अमाउंट का इन्होंने चंदा दे दिया है। एक और कंपनी जैसे आपको देखने को मिलेगी इसमें, और जो इसमें इस प्रकार के और क्या क्या है, वेदांता। वेदांता जो है, वेदांता ने अपने लाभ का लगभग 4 गुना चंदा दिया है। एक और कंपनी है मदन लाल लिमिटेड, उसका तो केस सुनिए आप चौंक जाएंगे। मदन लाल लिमिटेड ने, उनका लाभ है 10 करोड़ और उन्होंने चंदा दिया है 185 करोड़, यानी कि अपने लाभ का 18 गुना चंदा उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार का आंकड़ा अभी तक सामने आया है और निश्चित तौर पे जो एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसकी तरफ हमको पॉइंट करता है ये, और इसकी और गहन जांच अभी होनी चाहिए, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अभी कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो पहले कोर्ट के पास जमा करा दिए गए थे इस मामले के बीच में, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि भाई, तो अभी चुनाव आयोग ने वो जो बॉन्ड्स हैं कोर्ट से
वापस मांगे हैं, एसबीआई ने, माफ कीजिएगा, ताकि उनका भी डेटा पब्लिश किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई इन बॉन्ड्स का पूरा डेटा, यानी कि बॉन्ड नंबर भी आपको देने पड़ेंगे, इसको भी पब्लिश करना पड़ेगा और बॉन्ड नंबर भी आपको देना मैंडेटरी है, ताकि बहुत सरलता से मैचिंग की जा सके कि कौन से डोनर ने, कौन से दाता ने कौन सी पार्टी को डोनेशन दिया है। तो बेटा यह थी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की राजनीति में राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक न्यायालय को इस हद तक दखल देना पड़ता है। लेकिन यह बात भी सही है कि हो सकता है कि इसके बाद शायद हमारी चुनावी प्रक्रिया जो है वो और शुद्ध और शुचितापूर्ण हो पाए। आने वाले समयों में मुझे कोई शक नहीं है कि जैसे हम जो बहुत ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं, उनमें से यह निर्णय भी एक माना जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड। और आने वाले जो भी हमारे यहां पॉलिटी के छात्र होंगे, आने वाली पीढ़ी भी होगी, वो इस जजमेंट को बहुत विस्तार के साथ पढ़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। तो मैं आशा करता हूं इस आधे घंटे के आसपास के डिस्कशन से आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको यह पूरी चीज जो है समझ में आ गई होगी। और मैं जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 20 मार्च से शुरू हो रहा है। 20 मार्च 2024 से वो प्रारंभ हो रहा है। मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे का बैच, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। 20 मार्च 2024 का ये बैच है, 20 मार्च से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे का। 2025, 26, 27 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, मेरे नाम पे आधारित है। 23,999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलेगी 3 घंटे की, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री मेंस की। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में अपने साथ रखेंगे और वहां पर आप जो है आपको रहने, खाने, पढ़ने इत्यादि के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सब कुछ आपका इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही हमारे बैच से जुड़ जाइए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।